हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सबों के बीच में आज मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की क्लास, जो कि आज के एग्जाम को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज से कोशिश रहेगी कि हमारी क्लास इसके पहले जैसा भी चल रहा था ठीक है, बट आज से हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी क्लास पर डे की पर डे कंटिन्यूसली चले। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, सोचते हैं सर आप जो पढ़ा रहे हो वो ठीक है, बट हमारे पास जो है कि पीडीएफ वगैरह हो जाता तो हम उससे काफ़ी अच्छी खासी अपना प्रिपरेशन कर लेते और एग्जाम बढ़िया से हमारा हो जाता। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि आपको कुछ करना नहीं है। आपको हमारी जो है ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पे जाना है और गूगल पे जाकर बस इतना ही सर्च करना है और आपको जो है कि ऐसा ही सेम पैटर्न खुलेगा और आपको जो है कि क्वेश्चन बैंक चाहिए या फिर जो है कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की लिस्ट चाहिए या फिर सिलेबस वगैरह जो भी चाहिए, हर एक चीज़ें जो है कि आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी और आप जो चीज़ का एग्जाम देना चाहते हो इसमें आप जो है कि दे सकते हो। काफ़ी आपके लिए जो है कि महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए मैं जो है कि स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। ठीक है, चलिए। तो आप सबके बीच में हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन अ डीसी जनरेटर। किसी डीसी जनरेटर में जो हमारी स्प्लिट रिंग होती है उसका क्या कार्य है। तो सबसे पहले हम स्प्लिट रिंग जानते हैं एक्चुअली होता क्या है। तो स्प्लिट रिंग कोई बहुत बड़ी तूफान चीज नहीं है मेरे भाई। स्प्लिट रिंग कोई बहुत बड़ी तूफान चीज नहीं है। जो कम्यूटेटर होता है इसी का दूसरा नाम होता है स्प्लिट। क्या? जो कम्यूटेटर होता है उसी का दूसरा नाम क्या होता है? स्प्लिट रिंग। अब आप मुझे बताओगे कि स्प्लिट रिंग क्या करता है। भाई, ये रहा होता है आपका सपोज दैट स्प्लिट रिंग यानी कम्यूटेटर। ठीक है। और इससे जो है कि आपकी कनेक्ट होती है क्या? आर्मेचर बाइंडिंग। क्या होती है भाई? आर्मेचर बाइंडिंग कनेक्ट होती है इससे। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है कि जो करंट आपकी होती है उसको एक दिशीय करता है। क्या करता है? एक दिशीय करता है। ठीक है। तो क्या करता है कि मेक आउटपुट इन द यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। तो आपका बेस्ट आंसर कौन सा है? बी। ठीक है। और आपसे कभी पूछ दे कि भाई कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग बना किसका होता है, तो ये बना होता है भैया हार्ड ड्रॉन कॉपर का। किसका बना होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर का। अब आपसे पूछ दे कि जो स्प्लिट रिंग होता है वो बना होता है हार्ड एंड कॉपर का और ये एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? इंसुलेटेड होते हैं। बहुत सारे बाइंडिंग होती है तो बहुत सारे जो है कि कम्यूटेटर सेगमेंट भी यूज किया जाता है। ये एक दूसरे से क्या होते हैं? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड होते हैं किससे? माइका से। किससे? माइका, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? अभ्रक। क्या बोलते हो? अभ्रक। अब कभी कभी किसी एग्जाम से पूछ देता है कि भाई अभ्रक का जो है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अभ्रक का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि लगभग जो है कि 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या? माइका का जो है कि मेल्टिंग पॉइंट यानी गलन बिंदु। ठीक है, गलन बिंदु। तो इस क्वेश्चन के लिए स्प्लिट रिंग का यानी कम्यूटेटर का काम क्या होता है? करंट को एक दिशा बनाना। और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे मैं इसे में डिस्कस कर दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनेमिकली इन अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ तो सारे लोग जानते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर वोल्टेज सारे लोग जानते हैं। लेकिन ये जो डायनेमिकली शब्द बोला इसका मतलब क्या है? देखो, इंड्यूस्ड जो है कि दो तरीके से उत्पन्न होता है मशीनों की, कोई चीज किसी भी मशीन में। ठीक है। एक होता है स्टेटिकली, एक होता है डायनेमिकली। अब डायनेमिकली का मतलब होता है जो गति के कारण प्राप्त हो। क्या हो? जो गति के कारण प्राप्त हो। और एक स्टेटिकली, इसका हिंदी अर्थ होता है जो स्थिर रहो लेकिन फिर भी प्राप्त हो, यानी स्थिर होने के कारण प्राप्त हो। अब आप मुझे बताओगे मेरे भाई कि
जितनी भी जनरेटर हो या फिर मोटर हो, मतलब जो भी मशीन क्या हो, रोटेट करने वाली हो भाई। जनरेटर होती है, अल्टरनेटर होता है, डीसी यानी एसी जो भी, तो क्या करता है, सारी चीजें क्या होती हैं, रोटेटिंग होती हैं, यानी घूमने वाली होती हैं। तो इनमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, डायनेमिकली होगा। लेकिन आपसे पूछ दे स्टैटिकली किसमें होगा भाई, तो आप मुझे एक बात बताओ कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोई रोटेट करने वाला पार्ट तो होता नहीं, कोई रोटेट करने वाला पार्ट नहीं, फिर भी जो है कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में आप सप्लाई देते हो तो जो है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण फ्लक्स जनरेट होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, लेकिन वहां पे कोई रोटेट करने वाला पार्ट नहीं है। अगर आपसे पूछ दे कि भाई स्टैटिकली किसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रांसफार्मर। आपका क्या आंसर होगा, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इतना इससे रिलेटेड आपकी नॉलेज होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि भाई जो डीसी जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डायनेमिकली, वो कैसा होता है। तो सारे मेरे भाई को पता होना चाहिए कि कोई सी भी मशीन हो, यानी डीसी जनरेटर हो या फिर एसी जनरेटर हो, सारे के सारे रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, ये। ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग, यानी क्या होता है, अल्टरनेटिंग। ये निमी जो जिससे आपके आपके एग्जाम में जिस बुक से क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन उस बुक का आंसर ये है। लेकिन यदि आप रियलिटी में पढ़ो थोड़ा डीपली जाके, तो वो होता है पल्सेटिंग। क्या होता है, पल्सेटिंग। क्यों, क्योंकि डीसी में हो रहा है भाई ना, डीसी में आर्मेचर में हमेशा क्या होता है, आपका पल्सेटिंग नेचर का जो है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन जो है कि कम्यूटेटर क्या करता है, उसको एक डीसी बना देता है, यानी जो है कि क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो एक्चुअली रियलिटी में होता है पल्सेटिंग, लेकिन एक वो क्या है, एक्चुअली आपके अकॉर्डिंग टू आपके बुक के अनुसार जो आंसर होने वाला वो क्या है, अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटिव वोल्टेज। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट मार्क एज एक्स। जो चित्र में दिखाया गया है, ये जगह है जिसको आप एक्स से इंडिकेट किया गया है, वो क्या है। तो इसको देखते ही आप लोग सारे लोग बता सकते हो भाई। मेरे ख्याल से सभी लोग जो है कि आपके घर पे जो है एक छोटी सी मोटर होगी जिससे जो है कि थोड़ा बहुत काम होता होगा, जैसे चारा मशीन चलती होगी या फिर गन्ना पेरा जाता होगा है। तो उसमें सब लोग ध्यान से देखे होंगे कि एक होती सॉफ्ट, और सॉफ्ट के ऊपर ये जो है कि आपकी होती है रोटर। सॉफ्ट के ऊपर क्या होता है, रोटर। तो आप नॉर्मली समझो कि वहां पे एक लगी होती है पुली। तो पुली जहां पे लगती है उसके बीच में एक जो है कि साफ टपर हमारा साफ होता है। तो बीच में यहाँ से क्या होता है, कट होता है। बीच में यहाँ से क्या होता है, कट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस पे रखते हैं हम एक चाबी ताकि हमारी पुली एक जगह स्थिर हो जाए। उसके बाद यदि आप हल्का सा जो है कि उसके नट को कस दोगे तब पर भी घूमता नहीं है। तो ये क्या करता है कि ये चाबी टू फिक्स द की, एक चाबी जो है कि इस पर रखने का काम कर मतलब यूज होता है, ताकि जो है कि आपका जो है कि रोटर इधर उधर मूवमेंट ना कर सके। ठीक है, तो द बेस्ट आंसर क्या है आपका, ए। द बेस्ट आंसर क्या है, ए। बाकी ऑप्शन है टू मेक एयर सर्कुलर, तो इससे कोई मतलब नहीं है भाई। स्नेहक के उद्देश्य के लिए भाई, स्नेहक से और जो है कि आपके साफ्ट के की लगाने वाले जगह से कोई तात्पर्य नहीं है। और ये लिखा है कि साफ्ट साफ्ट से आसानी से हटाने के लिए, तो भाई साफ्ट से एक बार जो है कि साफ्ट पे आपने रोटर जो है कि स्थापित कर दिया, तो रोटर कोर के स्थापित कर दिया, जब भी सपोज दैट आपकी कोई बाइंडिंग वगैरह जलती है तो बाइंडिंग को चेंज करोगे, कोर को थोड़ी चेंज कर दोगे। तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। चलो, आप लोगों से मैं एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, कि अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे नया हूँ और एक्चुअली फर्स्ट टाइम मेरा। तो थोड़ा बहुत बोलने में यदि मिस्टेक हो जाए तो आप जो है हमको अपना छोटा भाई या फिर बड़ा भाई समझ के जो है कि माफ कर देना। ठीक है, और थोड़ा बहुत मैनेज करना, प्लस माइनस धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते हम भी आप लोगों के साथ जैसा तो नहीं हो पाएंगे, कोशिश करेंगे होने की। ठीक है, तो चलते हैं आगे, समझते हैं। ठीक है, चलो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फील्ड कॉइल्स इन अ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में जो आपकी फील्ड कॉइल्स होती है उसका क्या काम है। आप सारे लोग जानते हो कि कोई सी भी जनरेटर हो या फिर मोटर हो, उसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक होती है आपकी रोटर, एक होती है आपकी स्टेटर। ठीक है, एक होती है रोटर और एक क्या होती है, स्टेटर।
और जो रोटर वाइंडिंग होती है वो हमेशा रोटेशन का काम करती है, और जो स्टेटर वाइंडिंग होती है वो क्या काम करती है, वह फ्लक्स जनरेट का काम करती है। वो कौन सा काम करती है? फ्लक्स जनरेशन का काम करती है। देखो ये आपका मैंने बना दिया, तो ये मैंने आपका बना दिया। तो फील्ड वाइंडिंग जब आप इस पे सप्लाई देते हो, जब आप इस पे जो है कि इस पर सारी सारी क्या होंगी, वाइंडिंग होगी, आप जब इस पे सप्लाई दोगे तो क्या करता है, ये जो है कि फ्लक्स सपोज दैट ये एन, ये एस, ये एन, ए एस, ठीक है। जब आप इस पे सप्लाई दोगे तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। क्या होगा? फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स जनरेट होने का मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन देखो कि डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज फ्लक्स इन एयर गैप। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? टू डिक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट। देखते हैं आगे। टू मैग्नेटाइज द पोल्स टू प्रोड्यूस फ्लक्स। इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स का निर्माण करने के लिए पोल को चुंबकित करना। अभी तो वही तो मैं बता रहा हूं, ये हमारा पोल है, ये हमारा क्या है? पोल है। आप इस पर सप्लाई दोगे तो जो है कि फ्लक्स जनरेट होगा। जब फ्लक्स जनरेट होगा इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटाइज होगा। फ्लक्स जनरेट होने का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो सी इज द आपका बेस्ट आंसर। सी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं भाई? बताते जाना सब लोग, ठीक है। चलो देखो, पढ़ाई का मतलब ये है ना, कितने लोग सोचते हैं बस कैसे पास जाए भगवान। भाई ऐसा नहीं। जब किसी चीज में आपको मजा आने लगेगा ना, तो आपको 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे पता नहीं चलेगा, 3 घंटे कब चल बीत गया। जो है कि आपकी क्लास आपने कितना पढ़ लिया, 20 क्वेश्चन चक्कर में आपने 40, 50, 60 क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कब? जब आपको मजा आने लगेगा तब। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मजा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मजा। ठीक है। तो मजा आने के लिए थोड़ा आप लोगों को अपने से एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। और हाँ, कितने मेरे भाई होते हैं बस ए बी सी डी रट लिए हैं। भाई रटना नहीं है, भाई रटना नहीं है। रटने का क्या है? आज रटे कल भूल गए। जो है कि परसों जो है कि एग्जाम में एक जगह बी दिया, बी की जगह सी दिया, सब फ्लैट हो गए। क्या हो गए? फ्लैट हो गए। तो ऐसा नहीं करना, थोड़ा समझते हुए चलना है। ठीक है, चल। तो नंबर 45 क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ अ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन। यानी बड़े जो रेटिंग की डीसी जनरेटर यानी मशीन होती है, उसके पोल कोर को बनाने के लिए किस प्रकार की धातु का प्रयोग किया जाता है? तो भाई लोग एक बात समझ लेना, कोर कोई सी भी हो, मतलब यानी मशीन कोई सी भी हो, जो है कि ट्रांसफार्मर हो या फिर जनरेटर हो या फिर मोटर कोई सी भी हो, उनके जो है कि कोर को बनाने के लिए हमेशा और हमेशा हम क्या करते हैं? स्टील का यूज करते हैं। यदि स्मॉल रेटिंग की मशीन हो, यदि स्मॉल रेटिंग की मशीन हो तो हमेशा सिलिकॉन स्टील का। और ये ट्रांसफार्मर के लिए भी वैलिड है। ये क्या है? ट्रांसफार्मर के लिए भी वैलिड है। लेकिन यदि हाई रेटिंग की मशीन हो, कौन? ट्रांसफार्मर, तो वहां पे सीआरजीओ का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हाई रेटिंग की हमारी जनरेटर और मोटर हो जाए तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं मेरे भैया? ये वाला। कौन सा यूज करते हैं? ये वाला, यानी कास्ट स्टील। यानी क्या यूज करते हैं? कास्ट स्टील। क्यों यूज करते हैं भाई? क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं कि इसका जो है बीएच कर्व क्या होता है? कम होता है। और जो है क्या होता है कि इसमें स्वयं के अंदर फ्लक्स को ले जाने की, यानी चुंबकीय क्षेत्र को जो ले जाने की क्षमता है, वो क्या है? बहुत अधिक होती है। क्या है? बहुत अधिक होती है। तो इसलिए यूज करते हैं कास्ट स्टील। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लेमिनेटेड इन अ डीसी जनरेटर। यानी डीसी जो जनरेटर होती है उसकी पोल कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, यानी पटलित क्यों किया जाता है? तो आप सारे लोग जानते हो कि जो हमारी पोल कोर होती है भाई, सपोज दैट ये मेरी पोल कोर है, सपोज दैट मैंने ये क्या है? पोल की कोर है। ऐसा मतलब हमारा जो पोल होता है, तो मैं आपको सारे लोग को पता होना चाहिए कि जो पोल कोर होती है उसको जो है डायरेक्टली हम पूरा सॉलिड जो है कि सिलिका भी बताया ना, इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में बनाते कि इसका पोल सिलिकॉन स्टील या फिर कास्ट स्टील का। लेकिन उसको सॉलिड हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि आप जो उसको लेमिनेटेड करोगे, पतली पतली जो है कि ब्लेड्स के रूप में, पत्तियों के रूप में उसको यूज करोगे, और सारे ब्लेड्स को एक दूसरे से लेमिनेटेड करके जोड़ के जो है कि काफी आपकी नीड के अनुसार, काफी मोटा चौड़ा जो भी जैसा आपको बनाना है आपकी नीड के अनुसार, आप जब उस कोर को यूज करोगे तो क्या होगा? उसकी जो रजिस्टिविटी होगी ना भैया, क्या रजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीज कर जाएगी। अब रजिस्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है? किसी मेटेरियल में आप खुद बताओगे मेरे को कि जब रजिस्टिविटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब क्या है, करंट घट जाती है। अब करंट घटने का मतलब क्या है भाई, करंट घटने का मतलब यह है कि ये ईडी करंट जो है कि लॉस क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, ईडी करंट लॉस जो है घट जाता है। आ रहा है ना मजा, आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। Which type of a DC generator is used for electroplating process, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस को करने के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं मेरे भाई कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्चुअली होता क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्चुअली होता क्या है। चलो देखो, एक्चुअली इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये हुआ, आप लोग सुने होंगे कि अरे रोल गोल्ड का सोना पहना है, असली थोड़ी पहना है। कोई गांव वगैरह में देखोगे कोई बंबई मुंबई से कमा 2 4 6 दिन 10 दिन पे आएगा तो यो मोटी मोटी सिगड़ी पहनेगा, तो सोचेगा कि भाई हम सोने का पहना है, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे भाई क्या नहीं पता चलेगा, क्या नहीं पता चलेगा। तो बोलते हैं भाई रोल्ड गोल्ड का पहना है। रोल्ड गोल्ड का मतलब यह है कि उस जो है कि वो मेटल कोई दूसरा है, पीतल वगैरह का, उस पर जो है कि सोने की पानी, बोलते हैं ना सोने का पानी चढ़वाया है। तो सोने का पानी चढ़वाने का मतलब यह है कि एक मेटल है, उसके ऊपर कोई दूसरे मेटल का जो है कि परत चढ़ा गया है, दूसरे मेटल का है परत चढ़ा गया, उसी को ही बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आप अर्थिंग वगैरह में यूज करते हैं जो है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन, क्या यूज करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन। अब गैल्वेनाइज्ड आयरन, अभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है कि इसका मतलब क्या है, कैसे बना होता है। तो भाई कुछ नहीं, जो आयरन होती है यानी Fe, इसके ऊपर जिंक यानी जस्ते की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को हम जो है कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इससे जो बनता है उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। ठीक है, आप सबको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो तो हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, एसी की नहीं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो है कि किस सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो हमेशा और हमेशा याद रखना डीसी सप्लाई की। किसकी, डीसी सप्लाई की। ठीक है, एक चीज और कि जब डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है तो इसमें हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमेशा और हमेशा आपको कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता होती है, यानी जिसको आप बोलते हो नियत वोल्टेज। क्या बोलते हो भाई, नियत वोल्टेज। नियत वोल्टेज का मतलब यह होगा कि भाई हमेशा आपका वोल्टेज फिक्स रहना चाहिए, लोड बढ़े घटे लेकिन वोल्टेज नहीं घटना बढ़ना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो आप मेरे को ये बताओगे कि वह कौन सा जनरेटर है जो कि कांस्टेंट वोल्टेज देता है, वह कौन सा जनरेटर है जो क्या देता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है। आप मेरे को ये बताओगे, तो थोड़ा समझो। देखो, अगर मैं करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच की जो है कि ग्राफ की बात करूं, तो जो हमारी डीसी सीरीज जनरेटर होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है ऐसे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है ऐसे। ठीक है, और मैं यदि बात करूं डीसी शंट की तो ये होती है ये, डीसी शंट की होती है ये, और डीसी सीरीज की होती है ये। ठीक, डीसी शंट की ये, डीसी सीरीज की ये, और एक होता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये, डिफरेंशियल डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये। और एक होता है कंपाउंड, अरे हाँ कंपाउंड। और कंपाउंड में जो है कि जिसको आप कम्युलेटिव बोलते हैं, कंपाउंड के दो पार्ट हैं, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव। तो डिफरेंशियल की कैरेक्टरिस्टिक्स रही है। और होता है कि कम्युलेटिव, तो कम्युलेटिव की 3 कैटेगरी हैं। एक होता है ओवर, जो कि एक नॉर्मल वोल्टेज, जो हमारा ये वाला है ऐसे में खींचा हूं, इस नॉर्मल वोल्टेज के ऊपर होता है। और एक होता है फ्लैट, जो नॉर्मल वोल्टेज के लगभग इक्वल होता है। और एक होता है ये जिसको हम अंडर बोलते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे इसमें बेस्ट कौन सा है। मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, जो डीसी शंट जनरेटर है उसमें क्या होता है, लोड बढ़ने पर उसकी
हल्का फुल्का नहीं, थोड़ी सी जो है कि वोल्टेज में परिवर्तन होता है। क्या है? थोड़ी सी परिवर्तन होता है। अगर इस चीज को मैं यहाँ डायरेक्टली केवल डीसी शंट के बारे में बात करूं, सिर्फ इतना, तो ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है किसके? वोल्टेज और करंट के बीच। किसके लिए भाई? शंट जनरेटर के लिए। किसके लिए आता है? शंट जनरेटर के लिए आता है। ठीक है, इसको हम अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि डीसी शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, तो भाई यहाँ लिखा होता है स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसी होती है? स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी स्लाइटली मतलब क्या? थोड़ा सा धीरे धीरे घटती हुई कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन इसको ये जो है कि नॉर्मली इसको हम एक चीज बोल सकते हैं कि लगभग कांस्टेंट वोल्टेज देता है। क्या नॉर्मली बोल सकते हैं कि लगभग कांस्टेंट वोल्टेज देता है कौन? डीसी शंट जनरेटर। तो आप हमेशा याद रखना कि डीसी शंट जनरेटर जो होता है वो लगभग कांस्टेंट वोल्टेज या फिर स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है, या फिर लगभग कांस्टेंट वोल्टेज देता है। और आपको पता होना चाहिए, अभी मैं बताया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जब आप यूज करते हो तो हमेशा हमेशा आपको कांस्टेंट वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि देता है हमारा शंट जनरेटर। इसको रट के रखना, तो क्या करना? रट के रखना। और डीसी सीरीज जनरेटर क्या करता है भाई? डीसी सीरीज जनरेटर को हम बूस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूस्टर भी बोलते हैं। बूस्टर का मतलब ये हुआ कि डीसी सीरीज जनरेटर जो होती है ये क्या करती है? अगर लोड जो है कि घटे ना या फिर बढ़े, यानी यदि लोड बढ़ भी रहा है फिर भी हमारा डीसी जनरेटर क्या करता है? उसको और तेज जो है कि मतलब हाई वोल्टेज देने का काम करता है। इसलिए डीसी सीरीज जनरेटर को हम क्या बोलते हैं? बूस्टर। आपसे कभी कभी पूछ देता है कि एचवीडीसी यानी हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में एज अ बूस्टर, यानी बूस्टर की तरह कौन काम करता है? तो भाई डीसी सीरीज जनरेटर। कौन काम करता है? डीसी सीरीज जनरेटर। तो इसको हमेशा रट के रखना है, समझे? हाँ, एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड। तो कम्युलेटिव कंपाउंड भाई इसके मैंने बताया कि तीन के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओवर भी कर सकता है, फ्लैट भी कर सकता है, अंडर भी वोल्टेज प्रदान कर सकता है। तो इसका प्रयोग हम वहां पे करेंगे जहां पे स्टार्टिंग में जो है कि हाई वोल्टेज की भी आवश्यकता हो, आगे चल के लो वोल्टेज की भी आवश्यकता हो, तो हम यहाँ पे उसका प्रयोग करेंगे। एक हो गया डिफरेंशियल कंपाउंड। तो डिफरेंशियल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हो यहाँ पे, डिफरेंशियल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे है। तो जो डिफरेंशियल कंपाउंड हो गए, क्या होता है कि शुरू में तो अच्छा वोल्टेज देता है, लेकिन तुरंत लोड बढ़े बहुत स्लो, इसकी मतलब बहुत कम जो है लोड यहाँ पे वोल्टेज देने लगता है। इसलिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज हम बाई चांस कभी कभार कर सकते हैं, यानी न के बराबर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कौन है? शंट जनरेटर, जो कि हमेशा क्या देता है? लगभग कांस्टेंट वोल्टेज देता है। समझ में आया? इसलिए मैं बोल रहा था कि मजा आना चाहिए, और मजा आएगा जब जब चीजों का थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे। चीजों क्या करोगे? आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो आगे आते हैं। अगर किसी मेरे भाई को लगेगा कि भाई यहां से यहां जा रहा है तो बता देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम उतना ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या काम है? तो आप भाई, आप एक बात ध्यान रखना, दो चीजें, एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग, एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग और दूसरा इंटरपोल। एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग और दूसरा इंटरपोल। ये क्या काम करता है? ये करता है आपका कम्यूटेशन कम्यूटेशन प्रोसेस को इंप्रूव करता है। क्या करता है? इंप्रूव करता है। ठीक। और जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, ये क्या करता है कि आर्मेचर रिएक्शन को क्या करता है? कम करता है। आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है। अब आर्मेचर रिएक्शन को कम करने का मतलब क्या है? आर्मेचर रिएक्शन को कम करने का मतलब यह है कि जो लोड लगाने पे विदाउट लोड जो है कि आर्मेचर में करंट लगभग न के बराबर होगी, लेकिन जब लोड लगाओगे तो जो है कि लोड में करंट फ्लो होगा, लोड में करंट फ्लो होगा तो भाई आर्मेचर में करंट फ्लो होगी, आर्मेचर में करंट फ्लो होगी तो भाई उसका फ्लक्स होगा आर्मेचर का खुद का, और वो फ्लक्स क्या करेगा? फील्ड फ्लक्स का अपोज करेगा।
इसका मतलब टोटल जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो क्या होता है 5SH माइनस 5A, यानी जब आर्मेचर में करंट फ्लो होने लगेगी तो ये बढ़ने लगेगा, यानी आर्मेचर फ्लक्स बढ़ने लगेगा। अब आप बताओ, सपोज दैट ये 100 है, ये पहले जो है कि 5 था, टोटल 95 आ रहा था, लेकिन जब जो है कि लोड लगाया आपने, लोड लगाया तो ए बढ़ गया, ए मैंने मान लिया 15 हो गया। अब पहले 100 ये 15 में घटाओगे कितना आ जाएगा 85। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल जो फ्लक्स है पहले 95 था, आज 85 है, यानी घट गया, यानी क्या है, घट गया। जब फ्लक्स घट गया तो आप मुझे खुद बताओगे मेरे भैया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है ये E=ZPN/60A। जब फ्लक्स घट गया इसका मतलब क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ घट गया। फ्लक्स घट गया इसका मतलब क्या है, आपका वोल्टेज घट गया, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ घट गया, जो कि आप चाहते नहीं हो। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है कि करेगा क्या, अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग करेगा क्या, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है ना, ये कहाँ होती है, इसके कुछ ही पहले मैं ऐसा चित्र बनाया था ऐसे, इस तरह से होती है आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ये आपकी जो है कि आर्मेचर यानी रोटर है, तो यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है इस पे, और यहाँ की एक ये जो मैं गोला गोला बनाया हूं यही हमारी क्या है मेरे भाई, कंपनसेटिंग वाइंडिंग यही है। तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या आपसे पूछ देता है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कनेक्शन किससे होता है। ध्यान रखना 20 बार क्वेश्चन आएगा कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कनेक्शन किससे होता है, तो हमेशा हमेशा याद रखना आर्मेचर के साथ होगा। किसके साथ होगा, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ होगा कनेक्शन किसका, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का। लेकिन आप कंफ्यूज जाओगे सीरीज में या पैरेलल में, हमेशा और हमेशा याद रखना सीरीज में, जिसकी हिंदी होती है श्रृंखला में या फिर श्रेणी में, हमेशा याद रखना मेरे भाई, न जाने कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब आप बताओ कि सीरीज में जब कनेक्शन होगा, तो आप सारे मेरे भाई को पता है कि सीरीज में हमेशा करंट का मान क्या होता है, इक्वल होता है। सीरीज में क्या होता है, करंट का मान इक्वल होता है। जब करंट का मान इक्वल होगा इसका मतलब क्या है, आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगा वही करंट फ्लो होगा किसमें, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में। लेकिन इसमें करते क्या है, ये जस्ट इसका कनेक्शन क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में करने से क्या होता है कि जो फ्लक्स जो है कि यानी जो करंट या फिर जो फ्लक्स जो है कि आर्मेचर वाइंडिंग में था, उसके जस्ट विपरीत में इतने ही मान का जो है कि कंपनसेटिंग, जिसको हम सी से मैं प्रदर्शित कर रहा हूं, उतने ही मान का जो है कि करंट या फ्लो होगा किसमें, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में। और वो क्या करेगा, इस आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन सीरीज में होने के कारण इसके फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज कर देगा, यानी खत्म कर देगा। तो जो आपका फाई रिजल्टेंट पहले घट रहा था वो घटेगा नहीं, बिल्कुल ज्यो कहते हो यानी पहले जैसा रहेगा। और पहले जैसा रहने से हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ घट रहा था वो घटेगा नहीं, बिल्कुल पहले जैसा ही रहेगा, समझे। तो डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग करता क्या है, क्या करता है, मिनिमाइज रफ कम्यूटेशन, बिल्कुल गलत बात। मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, ये पढ़ते हैं, ये भी गलत बात। नेक्स्ट है कि न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इसका मतलब ये हो रहा था कि पहले मैग्नेटाइज हो रहा था, यानी जो फ्लक्स जनरेट जो है कि आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो होने से डीमैग्नेटाइज हो रहा था, हमारा जो है कि फ्लक्स घट रहा था, उस फ्लक्स के घटने को ये क्या कर रहा है, ये आर्मेचर वाइंडिंग क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है, ये न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला आपका ये आंसर है, समझे। मजा आ रहा है भाई, चलो अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन अ डीसी जनरेटर। यानी कोई डीसी जनरेटर है, उसमें यदि आपकी जो रेजिस्टेंस है किसकी, फील्ड वाइंडिंग का, वो जो है कि यदि क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ग्रेटर हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा चित्र बनाया हूं डीसी शंट जनरेटर का, डीसी शंट जनरेटर का, ठीक है। तो आप सारे मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है डीसी शंट की, डीसी शंट जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है, उसके रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, हाई रखते हैं। रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, हाई रखते हैं। और आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, लो रखते हैं। क्या रखते हैं, लो रखते हैं। जब आप मेरे को बताओगे कि किसी भी जनरेटर में ईएमएफ कब इंड्यूस्ड होगा,
उसका सब लोग जानते होंगे कि किसी भी जनरेटर या फिर मोटर में इंड्यूस्ड होने के दो ही तीन जो है कि मेन रीजन है। पहला कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, पहला। दूसरा, उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो है कि कंडक्टर होना चाहिए। तीसरा, उन मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति होनी चाहिए। ठीक है, तब जो है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब आप क्या करोगे, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये जनरेटर हो गया, आपने रेजिस्टेंस घुमाना, जो इसको जो है कि प्राइम मूवर के हेल्प से की, तो क्या जैसे भी आपको घुमाना है घुमा दिया आपने। तो जब आपने घुमाया तो थोड़ी मात्रा में जो है कि वोल्टेज उत्पन्न होगा, और जब ये वोल्टेज उत्पन्न होगा तो करंट जो है कि फ्लो होना स्टार्ट करेगी, और जब यदि लोड ना लगा हो तो करंट इधर से इधर से इधर से इधर से पुनः इसी रास्ते में आ जाने वाली है। अब आप मुझे बताओगे कि यदि मैं रेजिस्टेंस आरएसएस मैंने अभी बताया कि फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या रखता हूं, हाई रखता हूं। क्या रखता हूं? हाई रखता हूं। यदि आप बताओ सपोज 1000, 1500 थोड़ी रख सकते हो हाई। मैं बोला कि हाई रखता हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 1000-1500 हाई रख दोगे। भाई उसके कुछ लिमिटेशंस होंगे ना, उसकी क्या होगा, लिमिटेशंस होगा। तो लिमिटेशंस क्या होगा, वही कि फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का वह मैक्सिमम मान, फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का वह मैक्सिमम मान जिसपे जो है कि जनरेटर को घुमाने पर आसानी से वोल्टेज उत्पन्न हो जाए, आसानी से वोल्टेज बिल्डअप हो जाए, आसानी से वोल्टेज बिल्डअप हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि यदि क्रिटिकल रेजिस्टेंस किसी भी डीसी जनरेटर या मोटर के लिए वो क्या करता है, बनाते टाइम यानी मैन्युफैक्चर करते टाइम क्या होता है, उसको फिक्स कर दिया जाता है। अगर उस कहीं ना कहीं उससे ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाए तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो है कि आप वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मान पूछा वही कि यदि क्रिटिकल मान के रेजिस्टेंस से हाई हो जाए तो क्या होगा। अभी तो बताया कि वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा मेरे भाई, तो लिखो, लिखा क्या लिखा है, आउट वोल्टेज पल्सेटिंग, आउट वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज। जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप, जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप द वोल्टेज। जनरेटर क्या करेगा, वोल्टेज को बना ही नहीं पाएगा, वोल्टेज को क्या करेगा, बना ही नहीं पाएगा। अगर सोचो, अभी मैं इतना बढ़िया बता रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करो। अगर इस चीज को आप जो है कि थोड़ा थियरी में पढ़े तो कितना मजा आता, थोड़ा थियरी में पढ़े तो कितना मजा आता। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, जब भी जागो तभी सवेरा हम है ना, किस बात की टेंशन लेनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन अ डीसी जनरेटर, यानी किसी भी डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्या काम है। अभी इसके एक दो प्रश्न पहले मैं ये बताया हूं कि आपका E इक्वल टू क्या होता है, जेड पी एन फाई अपान 60A, 60A। तो अगर आर्मेचर, पहले सपोज दैट हमारा फाई यार कुछ भी था, मेरे को नहीं पता, जो भी था, जब आपने लोड लगाया, जब लोड लगाओगे तो फाई रिजल्टेंट क्या होता है, फील्ड फ्लक्स प्लस माइनस आर्मेचर फ्लक्स। तो एक्चुअली जब आर्मेचर रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मेन फील्ड फ्लक्स का ये अपोजी करेगा, अपोजी करेगा, इसका मतलब यह है कि माइनस ही रहेगा। अब आप बताओगे कि जब फील्ड फ्लक्स का अपोज करेगा तो इसका मतलब क्या है कि सप्लाई दोगे, मतलब आपको सप्लाई मिले, जब लोड लगाओगे तो जो है कि जो है कि लोड में करंट फ्लो होगा, लोड में करंट फ्लो होगा, इसका मतलब क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लो करंट फ्लो होगा। अब आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो होने से क्या होगा, आर्मेचर फ्लक्स भी जनरेट होगा, इसका मतलब ये है कि इसका मान बढ़ेगा, इसका टोटल का मान बढ़ने का मतलब क्या है, फायर रिजल्टेंट का मान क्या है, ये घटेगा। अब फायर रिजल्टेंट घंटे का मतलब क्या है, ये घटेगा, ये घटने का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ घटेगा। ये घटने का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ घटेगा। इसका मतलब क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज घटेगा। तो ढूंढ लो भाई किसमें आउटपुट वोल्टेज घट रहा है, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज, भाई इंक्रीज नहीं करेगा। नेक्स्ट है आउटपुट वोल्टेज इज डिक्रीज, जो कि अभी मैं गला फाड़ के बता रहा हूं कि ये वाला आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग, आउटपुट वोल्टेज विल बी बिकम जीरो, तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आपका द बेस्ट आंसर कौन सा होने वाला है, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड इन अ 4-पोल डीसी जनरेटर विद सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग, सिंपलेक्स वेव बाइंडिंग has 1020 conductors and driven at a speed of 1500 rpm, the flux per pole is 0.007 वेबर। तो भाई इसके लिए कुछ है ही नहीं है। आपको पता है कि सबसे पहले मेरे भाई एक चीज ध्यान देना कि बाइंडिंग आपकी दो प्रकार की होगी, एक होगी लैप बाइंडिंग, एक होगी वेव बाइंडिंग।
और हमेशा याद रखना कि जो लैब बाइंडिंग होगी उसमें होता है A इक्वल टू P और वेव बाइंडिंग होता है A इक्वल टू 2। अब आप बोलोगे सर A क्या है? भाई A मतलब समांतर पथों की संख्या। A मतलब क्या होता है? समांतर पथों की संख्या। इसका मतलब यह है कि यदि लैब बाइंडिंग है तो उसमें समांतर पथों की संख्या उसमें पोल के इक्वल होगी, और यदि वेव बाइंडिंग है तो उसमें समांतर पथों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है भैया? वेव बाइंडिंग। इसका मतलब है कि यहाँ पे A इक्वल टू क्या है? यहाँ पे A इक्वल टू क्या है? 2। नेक्स्ट क्या है? आर्मेचर है। कंडक्टर्स मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर यानी जेड। जेड का मान दिया है 1020। ठीक। स्पीड एन दिया है 1500 आरपीएम और फ्लक्स दिया है पर 0.007 वेबर। ठीक। और आपको बचा करना ही क्या है? आप सभी लोग को 3-4 बार बता दिया भाई। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है? ZP n5/60A। रखो फार्मूला पे, रखो फार्मूला पे और लाओ आंसर। बताओ जेड का मान क्या है? 1020। उसके बाद क्या है? पोल का मान क्या है भाई? पी का मान यहाँ पे दिया ऑलरेडी 4। पी का मान क्या दिया है? 4। आपने रख दिया 4। स्पीड कितना दिया है? 1500 और फ्लक्स का मान 0.007 बटे 60A। ए का मान अभी बताया हूं 2। ए का मान 2। 2 से काट दिया आपने, 2 बार गया। 0 से 0 काट दिया, 6 एकदम 17 बार चला गया। क्या हो गया? 17 दूनी 34 गुड़े 2 0 इधर खत्म, 2 0 यहाँ पे आएगा, 0 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। 15 7 105 यानी 10.5। आप गुड़ा करो, क्या आएगा भाई? 105 गुड़े 34 क्या जाएगा? 4 5 20, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4, 3 5 15, 3 एकम 3, 0 5 11, 3 1 4 1 5, जो भी आने वाला है ये ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? 357 वोल्ट। 357 वोल्ट। तो इसमें कोई, मुझे तो लगता है भाई पहाड़ था। कितने भाई मेरे कर नहीं पाए होंगे, लग रहा होगा भाई बहुत बड़ी पहाड़ थी, सर ने बता दी। अरे भाई क्या मैंने किया? कुछ भी तो नहीं किया, सिर्फ फार्मूला रखा, फार्मूला लिखा, फार्मूले पे सारे मान दिए हुए, सारे मान मैंने रख दिया और आंसर आपके सामने। आंसर क्या है? आपके सामने। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, चलिए। हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड इन अ डीसी जनरेटर। भाई डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कैसे खत्म किया जा सकता है? आर्मेचर रिएक्शन को कैसे खत्म किया जा सकता है? चलो तो समझो। अभी 2-3 क्वेश्चन मैं करा चुका। एक इंटरपोल, एक आपका इंटरपोल, दूसरा क्या? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग यही तो करता है आर्मेचर रिएक्शन का। बताया था अभी कि इसको अभी आप बताओ कि इसका कनेक्शन कैसे होता है भैया? आर्मेचर वाइंडिंग के क्या होता है? सीरीज में। आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में, लेकिन इसका कनेक्शन जस्ट विपरीत दिशा में करते हैं, तो जितना जो है कि फ्लक्स जो है कि आर्मेचर वाइंडिंग जो है कि उत्पन्न करता है, उतना ही फ्लक्स जो है कि आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग करेगा, लेकिन विपरीत दिशा में, जिसके कारण वह क्या करेगा? आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को क्या करेगा? अपोज कर देगा, यानी खत्म कर देगा। तो आपका आंसर कौन सा होने वाला है भाई? आंसर होने वाला है यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट इन अ डीसी जनरेटर इफ इट इज केप्ड आइडल फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कोई डीसी जनरेटर यदि इसको लंबे समय तक रख दिया गया है तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? तो भाई आप सबों को पता है कि जो डीसी जनरेटर यदि लॉन्ग टाइम पर रख दिया जाए तो इसकी जो कोर होती है ना, इसकी जो कोर होती है, मैं कई बार बता दिया हूँ कि हमेशा ऐसे मटेरियल का बनाते हैं जिसमें जो है कि कुछ जो है कि ऐसे मटेरियल का बनाते हैं ताकि इसमें कुछ जो है कि चुंबकीय फ्लक्स जो है हमेशा जो है कि उपस्थित रहे। तो बहुत सारे टाइम ये जो है कि आपका बनाते हैं जो है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भाई जो है कि परमानेंट चुंबक थोड़ी है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भाई परमानेंट चुंबक थोड़ी है कि जीवन उसको रख दो 5 साल बाद उठाओ फिर भी वही चुंबक के दूर रखेगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो उसको ऐसे मटेरियल को बनाते हैं जिसमें ऑलरेडी हमेशा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हो। लेकिन आप जो है कि लॉन्ग टर्म पे जो है कि उसको यदि छोड़ दोगे तो उसका जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होगा वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है कि लॉस इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म।
तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि यदि कोई डीसी जनरेटर लॉन्ग टर्म पे रखी हुई है और यदि वो स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसके लिए आप क्या करोगे। क्वेश्चन समझो कि यदि कोई डीसी जनरेटर या फिर मोटर लॉन्ग टर्म पर रखी गई है और उसको स्टार्ट करो, स्टार्ट नहीं हो रही मोटर, यदि जनरेटर है तो उसको आप जो है कि घुमा रहे हो लेकिन जो कि आपको सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यही प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है, खत्म हो गया है, उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है, खत्म हो गया है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि इसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो भाई रेजिडुअल मैग्नेटिज्म लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी ना उनके दोनों टर्मिनल को निकालेंगे और चुपचाप जो है कि 12 वोल्ट की डीसी बैटरी से एक बार शॉर्ट करा देंगे और पुनः इसका जो अपना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बेचारा खोया था ना वापस पुनः आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वापस पुनः आ जाएगा। क्या करेंगे, जो है कि सप्लाई वोल्टेज देंगे डीसी, एक बार शॉर्ट कराएंगे बस, और कुछ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ अ 4 पोल डायनेमो हैविंग 1000 आरपीएम लैप बाइंडिंग एंड टोटल नंबर ऑफ द कंडक्टर इज 600, द फ्लक्स पर पोल इज 0.0064। भाई जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन है, बस अंतर यही है कि वहां पे वेव बाइंडिंग दिया था और यहाँ पे लैप बाइंडिंग दिया है। और मैं आपको बता चुका हूं लैप बाइंडिंग में ए इक्वल टू पी, यानी पोल की संख्या बराबर समांतर पथों की संख्या हमेशा इक्वल होती है, यानी पोल की संख्या 4 है। इसका मतलब यह है कि समांतर पथ की संख्या भी क्या होगी, 4 होगी। क्या होगी, 4 होगी। अब नंबर ऑफ कंडक्टर्स यानी जेड, नंबर ऑफ कंडक्टर्स यानी जेड का मान आपको दिया है 600, फ्लक्स का मान आपको दिया है कितना, 0.064 वेबर। ठीक है, चलिए ठीक। फिर आप अपने कंसेप्ट पे आते हैं। भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू जेड पी एन फाई बाई 60 ए, 60 ए। तो बताओ जेड का मान क्या है भाई, जेड का मान क्या है, यस। एन का मान क्या है, स्पीड, किस स्पीड से घुमाया जा रहा है भाई, 1000। स्पीड क्या है, 1000, क्या है, 1000। फ्लक्स का मान क्या है, 0.064, जेड पी एन फाई, पी का मान क्या है भाई 4 बटे 60 ए इंटू ए का मान वही ए का मान पोल का मान दोनों बराबर होगा, ए का मान पोल का मान क्या होगा, बराबर 4, तो 4 4 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 6 दाम में 60। अब करो, 3 0 यहाँ है, दशमलव यहाँ से उठ के डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा, यानी 64। ये ऑलरेडी 10 बचा हुआ है, बराबर 640। आंसर आपका क्या होने वाला है, डी। आंसर क्या आने वाला है आपका, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, what is the effect on induced EMF if the main field flux get distorted in DC generator। यानी डीसी जनरेटर में यदि मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टॉर्ट कर दिया जाए, यानी विकृत कर दिया जाए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई 3-4 बार से तो एक ही क्वेश्चन चल रहा है मेरे ख्याल से कि फील्ड फ्लक्स डिस्टार्ट कब होगा। ये डिस्टार्ट तभी होगा जब आर्मेचर फ्लक्स इसको क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, और आर्मेचर फ्लक्स अपोज तब करेगा जब इस पे क्या होगा, लोड होगा। अब आप बताओ कि जब आर्मेचर फ्लक्स कम जो है कि अब कम हो गया, यानी क्यों क्यों कम होगा, क्योंकि भाई आर्मेचर रिएक्शन में आर्मेचर फ्लक्स ने क्या किया, फील्ड फ्लक्स का क्या कर दिया, अपोज कर दिया। अब भाई अपोज करने से एक ही प्रभाव तो हो रहा है, एक ही प्रभाव तो हो रहा है कि हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स घट रहा है, और रिजल्टेंट फ्लक्स घट रहा है इसका मतलब क्या है, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ घट रहा है। रिजल्टेंट फ्लक्स घट रहा है इसका मतलब क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ घट रहा है। अच्छा एक बात ध्यान रखो आप लोग, एक बात ध्यान रखो, यदि लैप बाइंडिंग वेव बाइंडिंग कंसेप्ट को हटा दिया तो 60 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। 60 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। जेड यानी नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी क्या है, कांस्टेंट है। पी भी क्या है, कांस्टेंट है। पी भी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि भाई एक बार बाइंडिंग हो गई किसी भी मशीन की तो उसमें कंडक्टर थोड़ी चेंज कर देंगे, पोल थोड़ी चेंज कर देंगे भाई, ये थोड़ी चेंज कर देंगे, ये सब सारे क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट। इसका मतलब मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू एन इनटू फाई। इसका मतलब ये है कि यदि आप जो है कि एन मतलब क्या है, स्पीड। इसका मतलब ये है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जनरेटर है और उसकी ईएमएफ को क्या करना है, आपको इंड्यूस करना है, मतलब हाई करना है, बढ़ाना है, तो दो ही काम कर सकते हो कि तो आप उसकी एन यानी स्पीड को बढ़ाओ, या फिर फाई यानी फ्लक्स को बढ़ाओ, फाई यानी फ्लक्स को बढ़ाओ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला आपका कौन सा होगा, क्या बोला है, डिस्टार्ट हो जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, घट जाएगा।
इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा हमारा, घट जाएगा भाई। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा है, बी। राइट आंसर कौन सा है भैया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द काज फॉर हैविंग स्पार्किंग ब्रश इफ डीसी स्पार्किंग ब्रश ऑफ अ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर के ब्रश में जो भारी स्पार्किंग है उसका क्या कारण है। तो भाई एक चीज समझो, थोड़ा सा एक चीज समझो आप लोग, जब आप डीसी जनरेटर की डिजाइनिंग करते हैं ना, तो सपोज दैट ये हमारा क्या है, ब्रश है, ये हमारा क्या है, ब्रश है। तो जी एक शब्द होता है जीएनए, एक शब्द होता है एमएनए। तो जीएनए का पहले और एमएनए का फुल फॉर्म आप लोग जान जाओ, कितने भाई को यही नहीं पता होगा कि देखो जीएनए का मतलब होता है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। और एमएनए का मतलब होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। अब एक बात समझो, जब आपकी कोई जनरेटर उसको डिजाइन किया जाता है, तो ये हमारा जीएनए है और यही हमारा एमएनए है, ये हमारा क्या है, एमएनए है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई ब्रश को हम कहाँ स्थापित करते हैं, तो हमेशा याद रखना ब्रश को हमेशा और हमेशा एमएनए पे जो है कि स्थापित करते हैं, जीएनए पे कभी नहीं। तो जीएनए मतलब एक ज्योमेट्रिकल चीज है, वो कभी बदलता नहीं है। लेकिन एमएनए क्या है, एमएनए क्या है, जब आप जो है कि सप्लाई वोल्टेज दोगे, यानी ये सपोज दैट आपकी रोटर हो गई, ये आपका रोटर हो गया ये वाला, और ये आपका जो है कि स्टेटर हो गया। फ्लक्स इधर से इधर आपका सपोज दैट जा रहा है, फ्लक्स इधर से इधर जा रहा है। लेकिन जब आप सप्लाई दोगे मेरे भाई, तो क्या होगा कि एक चीज मैं वही बताया हूं कि सप्लाई जब दोगे तो भाई फील्ड में दोगे, सप्लाई हमेशा किस में दोगे, फील्ड में दोगे, और फील्ड फ्लक्स उत्पन्न होगा। जब फील्ड फ्लक्स उत्पन्न होगा और आपने लोड लगाया, तो लोड लगाने का कारण जो है कि आर्मेचर में भी करंट फ्लो होगी, आर्मेचर में करंट फ्लो होगी यानी रोटर में करंट फ्लो होगी, रोटर में करंट फ्लो होगी, इसका मतलब क्या है, इसमें फ्लक्स जनरेटर होगा, यानी फाई ए जनरेट होगा। और जो फाई ए होगा हमेशा और हमेशा फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज दैट फ्लक्स इधर से इधर जा रहा है, लेकिन ये भी अपना जनरेट करने लगेगा, तो ये बेचारा अपना रास्ता चेंज कर लेगा। कौन, फील्ड फ्लक्स, कौन, फील्ड फ्लक्स अपना रास्ता चेंज कर लेगा। इसका मतलब ये है कि पहले जीएनए तो यहाँ था, पहले जीएनए यहाँ था, एमएनए भी यहाँ था, लेकिन आज जीएनए यही है, लेकिन एमएनए देखो जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है ये इधर आ गया, ये क्या है, इधर आ गया। इसका मतलब ये है कि एमएनए क्या हुआ, चेंज हुआ। अब एमएनए चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है, अगर आप सपोज दैट ब्रश यहीं पे रखे होते मेरे भाई, तो जब एमएनए यहाँ आ गया, इसका मतलब क्या है, वहां पे स्पार्किंग होगी, वहां पे क्या होगी, स्पार्किंग होगी। अगर आप, इसका मतलब ये कि अगर आप सपोज ब्रश यहाँ पे रखे होते, ऑलरेडी एमएनए पर रखे होते, जीएनए पर रखे ही ना होते, तो स्पार्किंग होती ही नहीं। क्या, स्पार्किंग होती ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि स्पार्किंग होने का सबसे बड़ा मेन रीजन यही है कि एमएनए और जीएनए की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कब चेंज हो जाती है, जब आप लोड लगाते हो, कब चेंज हो जाती है, जब आप लोड लगाते हो। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है इसके लिए, भाई सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करोगे। तो आप सभी भाई से मेरा एक सवाल है कि आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को मापने से पहले आप मुझे बताओगे कि आर्मेचर वाइंडिंग जो रेजिस्टेंस होता है वो होता कितना है। कितना का मतलब ये कि हाई होता है या फिर लो होता है या फिर मीडियम होता है, लो होता है या फिर हाई होता है या फिर मीडियम होता है। तो भाई एक बात जान जाओ कि जो अभी मैं कुछ सवाल क्वेश्चन पहले बताया हूं कि जनरेटर हो या फिर मोटर हो, उसकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी उसका रेजिस्टेंस हम क्या रखते हैं, हाई। लेकिन जो आर्मेचर वाइंडिंग होगी उसका रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, लो। अब लो क्यों करते हैं, रखते हैं भाई, लो इसलिए रखते हैं ना कि ताकि इसमें कम से कम वोल्टेज का ड्रॉप हो और अधिक से अधिक करंट हमारे जो है लोड पे प्राप्त हो। क्या, कम से कम वोल्टेज ड्रॉप किसमें हो,
आर्मेचर में कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो और अधिक से अधिक लोड हमारे करंट पे, हमारे लोड पर हमको आउटपुट पे हमको मिले। तो इसका मतलब ये कि आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होगी हमेशा और हमेशा हमको पहले पता होना चाहिए भाई आर्मेचर की वाइंडिंग जो होती है वो लो होती है, न कि मीडियम होती है, न कि हाई होती है। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये कि भाई आपको पता हो गया कि आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वो लो होती है। क्या होती है? लो होती है। अब आप मुझे बताओगे कि भाई जो लो रेजिस्टेंस होता है वो मेजरमेंट करने के लिए हम किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो एक चीज याद रखना बस, हमारा दुश्मन पाकिस्तान पीए का मतलब होता है भाई पोटेंशियोमीटर। क्या होता है भाई? पोटेंशियोमीटर। ए का मतलब होता है अमीटर, वोल्ट मीटर, मेथड। और के का मतलब होता है भाई केल्विन डबल ब्रिज मेथड। केल्विन डबल ब्रिज बोलो या फिर ब्रिज बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्रिज मेथड। बस 3 शब्द याद रखना, पी ए के यानी पाक जो कि हमारा दुश्मन है वही मेजर करेगा क्या? लो रेजिस्टेंस। और आप जानते हो कि भाई आर्मेचर वाइंडिंग लो होती है तो इसको मेजर करने का काम हमारा कौन करने वाला है? भाई केल्विन डबल ब्रिज मेथड। कौन करने वाला है? केल्विन डबल ब्रिज मेथड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब रगी मेगर, तो भाई मेगर तो सारे लोग जानते हो कि मेगर जो होता है काफी हाई इंसुलेशन जो है कि रेजिस्टेंस मापने का काम करता है, यानी जो है कि आपकी बाइंडिंग हो गई उसके बीच इंसुलेशन कितना है, उन सब चीजों को। ठीक है। और मल्टीमीटर तो सब लोग जानते हो कि मल्टीमीटर नॉर्मल वोल्टेज को नहीं मीडियम वोल्टेज को मापता है। ठीक है। अगर आपसे कभी इस एग्जाम पूछे कि आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना होता है, भाई जान रहा लगभग 0.5 ओम, मतलब वेरी लो रेजिस्टेंस होता है किसका? आर्मेचर वाइंडिंग का। और अगर सीरीज टाइप ओमीटर तो ये जो है कि मीडियम रेंज को के जो रेजिस्टेंस को क्या करता है? मेजर करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके द बेस्ट आंसर क्या है? डी। क्या है? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर अ शॉर्ट एंड ओपन सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट को मेजर करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो एक चीज ध्यान रखना, एक शब्द होता है ये, क्या होता है भाई? ये क्या करता है? ग्राउलर। ग्राउलर देखो भाई होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। और ये क्या करता है? आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि भाई ग्राउलर क्या करता है? भाई ये करता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट किसका? आर्मेचर वाइंडिंग्स का। किसका? आर्मेचर वाइंडिंग का। तो इसके लिए आपका द बेस्ट आंसर कौन सा होने वाला है? ये द बेस्ट आंसर होने वाला है कौन सा? ये, यानी सी। चलिए अगला समझते हैं। अगला देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर, यानी जो ये डीसी मोटर दिया गया है आपके क्या है? भाई मोटर है। ठीक है। इसमें जो है कि किस प्रकार का जो है कि कंट्रोल मेथड का यूज किया गया है, तो आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि ये डीसी मोटर है, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है, ये इसकी क्या है? फील्ड वाइंडिंग है। और आर्मेचर के पैरेलल में कुछ ना कुछ किया गया है। इसका मतलब यह है कि फील्ड में कुछ नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है कि फील्ड डाइवर्ट, भाई फील्ड में तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो फील्ड डाइवर्ट कहां से हो गया? गलत आंसर है। नेक्स्ट है कि फील्ड टैपिंग, भाई फील्ड में हमने कुछ छिड़खानी नहीं किया तो फील्ड टैपिंग कहां से आ जाएगा? ये भी गलत है। नेक्स्ट है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। देखो भाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड एक ही है जिसका नाम है वार्ड लियोनार्ड मेथड। वार्ड लियोनार्ड मेथड। तो इस मेथड को तो वाकई में पहले डिटेल में समझना है, लेकिन यहाँ पे तो वो है नहीं। लास्ट ऑप्शन एक ही बचता है कि आर्मेचर डाइवर्टर, यानी ये आर्मेचर है इसके पैरेलल में ये है, यानी आर्मेचर को डाइवर्ट कर रहा है। तो द बेस्ट आंसर आपका कौन सा होने वाला है? डी। कौन सा होने वाला है? डी। चलिए आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये है कि विच बाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉइल, यानी डीसी फील्ड की कॉइल की जो आप बाइंडिंग कर रहे हो उसमें किस प्रकार के वायर यानी तार का प्रयोग किया जाता है? तो सब लोग जानते हो कि मैक्सिमम केसेस में जो है कि आप बाइंडिंग करते हो कॉपर वायर की। किसकी करते हो आप? कॉपर वायर की। तो आप लोग सभी लोग भाई एक चीज जान लेना कि आपको देखने से भले ऐसा लगता है कि जो आर्मेचर की बाइंडिंग की गई है, आर्मेचर बाइंडिंग जो है कि कॉपर की गई है, वो जो है कि बिल्कुल वैसे ये नंगी है। तो अपने दिमाग से ख्याल निकाल देना भाई, एक्चुअली वो नंगी नहीं होती है, उस पर जो है कि इंसुलेशन चढ़ा होता है।
तो उसी इंसुलेशन की बात कर रहा है वो किसका इंसुलेशन होता है, तो याद रखना सुपर इनेमल जो है कि इंसुलेशन होता है। कौन सा होता है भाई, सुपर इनेमल इंसुलेशन होता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए भाई इतना ही। ठीक है, अब क्लास यदि आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और यदि कोई गलती हो भाई तो अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के हमको सॉरी कर दो, बाकी थोड़ा प्लस माइनस भाई एडजस्ट कर लेंगे। आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरी भाई मेरी अभी पहली क्लास है। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत, सर ये बात नहीं समझ में आ रही, सर वो बात क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो आप जो है कि कमेंट में लिखिए और हमसे जो है कि बताइए, आपके सारे सवालों का कोशिश करेंगे कि आपको हम जो है कि उसको सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि आप हैं तो भाई हम हैं, आप बिना कुछ संभव नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।